वो ज़ारा की लाश को काटने लगते हैं, उसके हाथ अलग, उसके पैर अलग और इसी तरीके से उसके जिस्म के हर पुर्जों को अलग-अलग करके 2 बोरियों में बंद कर देते हैं। और आज इसलिए वो अपने ससुर जो कि गुजरात के एएसआई हैं, वो उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं ज़ारा को काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कॉल नहीं उठा रही। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बाद जो नंद का जो बेटा है, वो घबरा जाता है और वो घबराने से बोल देता है कि मेरी माँ ने किसी का सर फेंका है। गुजरात में रहने वाले एएसआई शब्बीर और उनकी वाइफ परेशान होते हैं अपनी इकलौती बेटी ज़ारा की शादी के लिए। आखिरकार बहुत परेशानियां और बहुत मुश्किलात झेलने के बाद और बहुत रिश्ते टकराने के बाद वो अपनी बेटी की शादी उसकी खाला के घर कर देते हैं, जैसा कि उमूमन पाकिस्तान में होता है। ज़ारा की खाला जो कि अब उसकी सास है, वो डस्का के गांव के रिहायशी हैं और अपने एक बेटे के साथ जिसकी ज़ारा से शादी हुई है, और एक उसकी बहन यानी कि ज़ारा की नंद जो कि अपने एक बेटे के साथ भी रहती है, और जहाँ तक मुझे पता है वो शायद डिवोर्स है और शायद नहीं भी, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। ज़ारा शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी, लेकिन शादी के थोड़े टाइम बाद ही ज़ारा और उसकी खाला यानी कि जो अब उसकी सास, उनके बीच में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। और वो झगड़े जो अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं बहू और सास में, वो ये होते हैं और उनको इतना कोई सीरियस लेता भी नहीं है और इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजरती रहती है। और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हुए उनके काफ़ी साल गुजर जाते हैं और ज़ारा का बेटा भी होता है जो कि 3 या 4 साल का होता है। लेकिन उस वक़्त घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका होता है कि ज़ारा का जो शौहर होता है यानी कि खाला का बेटा, वो सोचता है कि वो अपनी फैमिली को लेके यानी अपनी बेगम जो कि ज़ारा है और अपने बेटे को लेके यहाँ से इटली चला जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो अपनी फैमिली को लेके इटली शिफ्ट हो जाता है। इटली में वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ से खाला का बेटा खाला को पैसे भी भेजता रहता है और आराम से दोनों की ज़िंदगी गुजर रही होती है। खाला अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान डस्का में गाँव में गुजार रही होती है और वो जो ज़ारा है वो अपनी ज़िंदगी इटली में गुजार रही होती है बहुत सुकून से, और हर चीज़ सही से चल रही होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसा कि होता है, बंदा जब बाहर जाता है वो अपने घर में मिलने भी आता है। वैसे ही ज़ारा अपने घर में मिलने आती है, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं बल्कि अपने मैके जाती है और अपने माँ-बाप से मिलती है। और वहाँ पे कुछ दिन गुजारने के बाद उसको एहसास होता है कि अब उसको अपने ससुराल भी जाना चाहिए और वहाँ पे भी उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर वो उसका ससुराल है और जो ससुराल में जो उसकी सास है वो उसकी सगी खाला है। और ऐसा ही होता है, ज़ारा अपने ससुराल जाती है और अपने ससुराल वालों से मिलती है, लेकिन जिन ससुराल वालों से वो मिल रही है, जिस खाला से वो मिल रही है, वही उसे मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़ारा को मारने की प्लानिंग उसके पाकिस्तान आते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल वालों को ये पता होता है कि वो जितने दिन भी अपने मैके रुके, आखिर आना उसे ससुराल ही है, क्योंकि वही उसका हकीकी घर है। इनसे ज़ारा को मारने की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और वो अपने प्लान में शामिल करते हैं अपने दूर के रिश्तेदार नवीद नामी शख्स को, जिसे वो 15,000 रुपए देने का वादा करते हैं और ये वादा भी करते हैं कि वो उसे इटली भिजवा देंगे अपनी बेटे की मदद से। और नवीद जब काम करने के लिए राजी हो जाता है तो वो उसे 5,000 रुपए एडवांस देते हैं, जिससे वो छुरी और बोदा खरीदता है। सोच के ही डर लग रहा है। और जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं तो वो बस इंतजार कर रहा था कि ज़ारा कब ससुराल आए और कब हम उसका गेम बजाएं। और ऐसा ही होता है, ज़ारा अपने ससुराल वापस आती है जो कि उसका घर है, और अपने घर में हर किसी से अच्छी तरीके से मिलती है और सब उससे अच्छी तरीके से मिलते हैं, जो कि सब में मौजूद उसकी खाला जो कि उसकी सास है और उसकी नंद उससे बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। लेकिन ज़ारा को ये नहीं पता होता कि ये जिस अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद शैतान बन जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ज़ारा अपने कमरे में जाके रात को अपने बिस्तर पर सो रही होती है, जिस वक्त नवीद को वो कॉल करके अपने घर पे वापस बुलाते हैं और नवीद ज़ारा के मुंह पे तकिया रखता है और तकिया दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। और वहीं से उनकी शैतानियां शुरू होती है। वो ज़ारा की लाश को काटने लगते हैं, उसके हाथ अलग, उसके पैर अलग और इसी तरीके से उसके जिस्म के हर पुर्जों को अलग-अलग करके 2 बोरियों में बंद कर देते हैं और आखिर में उसका बचता है सर। वो सर ज़ारा की नंद चूल्हे के ऊपर रख देती है जलाने के लिए, ताकि जो भी सबूत हैं वो मिट जाएं और जो चेहरे की जो शनाख्त है वो ना हो सके। जिस्म को 2 बोरियों में बंद करने के बाद और उसके धड़ को जलाने के बाद वो उसको फेंकने का काम शुरू करते हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि 2 बोरियों को वो नाले में फेंक देते हैं और सर को कहीं भी शहर के इधर-उधर कोने में कहीं फेंक के आ जाते हैं। और ज़ारा का धड़ जो कि ज़ारा का सर है, वो फेंकने की जिम्मेदारी होती है ज़ारा की नंद की। और वो नंद ही गलती कर देती है, वो अपने बेटे को साथ ले जाती है और वही बेटा उनको फंसवाता है। अभी आगे बताता हूँ कैसे। अब ज़ारा को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने के बाद ज़ारा का जो शौहर है जो कि इटली से पाकिस्तान वापस नहीं आता, वो ज़ारा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ज़ारा उसकी कॉल नहीं उठाती। और कॉल करते करते बहुत देर हो जाती है, लेकिन ज़ारा जब उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो अपनी माँ को कॉल करता है और वो बोलता है कि ज़ारा किधर है, मैं उसको बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ और वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तो आगे से ज़ारा की माँ जवाब देती है कि वो हमें बता के तो नहीं जाती, कहीं गई होगी बाहर, हमें नहीं पता वो किधर है, और ये कह के वो फोन रख देती है। उसे अपनी माँ का ये रवैया थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो अपने ससुर जो कि गुजरात के एएसआई है, वो उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं ज़ारा को काफी टाइम से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कॉल नहीं उठा रही, तो आप घर जाके मालूम करें कि ज़ारा किधर है और कहाँ है। और ऐसा ही होता है, ज़ारा के वालिद साहब जब उसके घर पहुंचते हैं और उनकी सास से पूछते हैं कि ज़ारा मेरी बेटी किधर है, तो उसकी सास आगे से जवाब देती है कि वो अपनी किसी यार के साथ भाग गई होगी।
तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है ये जवाब सुन के, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती। लेकिन वो आगे से यही जवाब देती हैं कि वो हमें बता के कोई काम नहीं करती, वो चली गई होगी अपने किसी यार के साथ, अगर आना होगा तो आ जाएगी वरना नहीं आएगी। तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है ये रवैया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरीके से बात करी नहीं थी, क्योंकि झगड़े उनके पहले भी होते रहते थे। इसीलिए वो शक के दायरे में लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि एक ज़ारा की सास है, ज़ारा की नंद है और ज़ारा का बेटा है। और वही बेटा उनको फंसवाएगा। अब आगे आगे देखते जाओ। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले अपनी पूछताछ शुरू करते हैं और पूछताछ में वो लोगों पर बहुत प्रेशर डालते हैं, लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर होने के बाद जो नंद का जो बेटा है वो घबरा जाता है और वो घबराने से बोल देता है कि मेरी माँ ने किसी का सर फेंका है। और वो उससे शक के दायरे में लेते हैं और वो शक के दायरे में पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे ने बोला है कि तुमने किसी का सर फेंका, वो सर बता, वो सर किसका है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो उसकी नंद भी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिए कि किस तरह उन लोगों ने उसके जिस्म के हिस्से करके 2 बोरियों में नाले में फेंक दिया और उसका सर हमने जला के फेंक दिया है, ताकि किसी उसकी शनाख्त ना हो सके और वो तीनों पकड़े ना जाएं। ये सब सुनने के बाद पुलिस फौरी तौर पर उन पर FIR काटती है और उनको जेल के अंदर बंद कर देती है और फौरी तौर पर निकल जाती है नवीद को ढूंढने के लिए, जिसने ये काम पूरा अंजाम दिया है। जहां तक मेरी सोच है नवीद अब तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन होपफुली वो इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि ऐसा लोगों का अंजाम बुरा ही होगा। और आई होप कि उन 3 लोगों को फांसी हो जाए और उसका जो बेटा है वो लेकिन छोटा है तो उसे तो फांसी नहीं हो सकती, उसे भी देखेंगे उसका क्या करना है। होपफुली जो भी होता है देखते हैं क्या होता है। बस आप दुआ करिए कि ज़ारा को जस्टिस मिले। खुदा हाफिज।